इस देश में पत्रकार होना गुनाह हो गया है, क्राइम हो गया है। अगर पत्रकार आपके सामने सच लाए या वो सत्ता से सवाल करे तो इसके सिर्फ दो परिणाम हो सकते हैं। या तो उत्तराखंड के राजीव प्रताप और छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर की तरह उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए, या फिर उस पत्रकार पर इतने मुकदमे कर दिए जाएं कि उसका काम करना मुश्किल हो जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप सब जानते हैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश के 3 अलग अलग हिस्सों में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपराधिक मानहानि का, जो देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने किया है। सेडिशन यानी देशद्रोह का, जो असम सरकार ने मेरे खिलाफ किया है, और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मेरे खिलाफ सिविल डेफेमेशन का केस किया हुआ है। कहने का अर्थ साफ है, अगर आप सत्ता से सवाल करेंगे तो आपके लिए इतने मुश्किल हालात कर दिए जाएंगे कि आपका काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इस देश का मुख्य धारा का मीडिया, जिसे मैं गोदी मीडिया कहता हूं, वो मीडिया तो रेडियो रवांडा है। वो मीडिया सिवाय दंगे भड़काने के और झूठ बोलने के कोई काम नहीं करता है। उसका सिर्फ एक काम है, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जो कहें हूबहू वही दिखा दिया जाए न्यूज चैनल्स पर। प्रधानमंत्री कार्यालय के हिरेन जोशी की तरफ से जो आदेश आए वही दिखा दिया जाए। और हम यही देख रहे हैं दोस्तों, यही दिखाई दे रहा है। मगर इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि किस तरह का जहर पिछले 24 घंटों में गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है और उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं दोस्तों, मैं आपके सामने राजीव प्रताप की दास्तान रखना चाहता हूं। राजीव प्रताप उत्तराखंड के पत्रकार, उन्होंने एक अस्पताल के अंदर बदइंतजामी को एक्सपोज किया था इन रिपोर्ट्स के जरिए जो आप देख रहे हैं। उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और फिर उनकी लाश मिलती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, आपके स्क्रीन पर। उत्तराखंड के युवा पत्रकार राजीव प्रताप जी का लापता होना और फिर मृत पाया जाना सिर्फ दुखद नहीं, भयावह है। इस मुश्किल वक्त में शोकाकुल परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। बीजेपी राज में आज ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। जो सच लिखते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, सत्ता से सवाल पूछते हैं, उन्हें धमकियों और हिंसा से चुप कराने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी के साथ हुआ पूरा घटनाक्रम ऐसे ही षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। राजीव जी की मृत्यु की अविलंब, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजीव प्रताप के मामले में उत्तराखंड सरकार ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। मगर राजीव प्रताप अपवाद नहीं है। तमाम राज्यों में जहां जहां पत्रकारिता हो रही है, यूट्यूबर्स कर रहे हैं। वो पत्रकार कर रहे हैं जो अपनी बात फेसबुक और यूट्यूब के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। गोदी मीडिया क्या कर रहा है उसकी एक मिसाल आपके सामने, और इंतजार कीजिए। राजीव प्रताप की बहादुरी, उनके साहस की मिसाल कुछ देर में मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है, जो जहर और जहर का प्रचार प्रसार गोदी मीडिया कर रहा था वो भी आपके सामने लाया जाए। जी हां, वो गोदी मीडिया जो ये कह रहा था, मौलाना तौकीर रजा एंड टीम पर चला कानून का चाबुक, तो ओवैसी ने मोदी योगी पर क्या गजब कह दिया। उसके बाद चिदंबरम के बयान पर शोर, यूपीए सरकार इतनी थी कमजोर। योगी का बुलडोजर जस्टिस, और इत्तेफाकन ये वही महिला पत्रकार हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, क्या हुआ था जहांगीरपुरी में, बुलडोजर चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, मगर ये मोहतरमा फिर भी बुलडोजर पर चढ़ी हुई थी। क्या मजबूरी रही होगी इनकी, सोचिए। आगे देखिए साहब, क्या अपने ही नेताओं पर कांग्रेस की लानत। यहां पर कांग्रेस ने एशिया कप को लेकर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने एशिया कप में जीत की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर डाली और ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया। उस पर सवाल उठाने के बजाय सुप्रिया श्रीनेत के बयान का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आगे देखिए साहब, मोदी योगी विरोधी का तब्दीली मॉडल क्या है। फिर एक और पत्रकार, दंगाइयों पर योगी का नया ऑर्डर, डेंटिंग पेंटिंग तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मोहब्बत वाली टूल किट हिंदू त्योहारों में फिट। तौकीर पर चला बुलडोजर, पाकिस्तान में मची खलबली, बिहार में मोदी ने हवा बदली। पाकिस्तान पर कौन मेहरबान, और वहां पर आप देख सकते हैं राहुल और सोनिया गांधी की तस्वीर दिखाई जा रही है। योगी ने फिर याद दिलाया यूपी में सरकार किसकी है। बाबा बुलडोजर बरेली,
बरेली हिंसा पर योगी का ऑर्डर, उतरी फोर्स, चला बुलडोजर, एक और मौलाना पर एक्शन, यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों, प्राइम टाइम के जरिए जहर उगला जाए, असली सवाल ना पूछे जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, छात्र इस वक्त सड़कों पर है, एसएससी को लेकर आंदोलन कर रहा है, बिहार में अपना आंदोलन है, दिल्ली को लेकर आंदोलन हुआ, उत्तराखंड में आंदोलन हो रहा है, और यहां पर युवा में असंतोष साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर यह सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और उसका पालतू मीडिया जेन जी को एक गाली बनाने में लगा हुआ है। यानी कि जो जेन जी की बात करे उसे देशद्रोही बता दो, जेन जी यानी युवा जो मुद्दा उठाए उसे एंटी नेशनल बता दो, और जो आपके मुद्दे लेकर आए रहस्यमय तरीके से या तो उसे मौत की घाट उतार दिया जाए, जैसा कि मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ, या फिर लाश मिलती है राजीव प्रताप की। और जैसे मैंने अपने बारे में बताया, मैं खुद इस वक्त 3 से 4 मुकदमों का सामना कर रहा हूं। सबसे पहले राजीव प्रताप, उन्होंने अपने YouTube चैनल उत्तराखंड लाइव के जरिए किस तरह से दर्शकों तक हकीकत पहुंचाने की कोशिश की। सवाल यही किया जा रहा है, क्या इसी की कीमत राजीव प्रताप को चुकानी पड़ी? सुना जाए। सेंटर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, इसके ऊपर की यह हालत है। यहाँ के सारे डॉक्टर्स से मैं क्या बोलूं, लेकिन यहाँ के जो CMS हो गए, CMO हो गए, ये कभी राउंड पे नहीं आते हैं। कभी इस छत के ऊपर ही आते भी होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इस छत पे आते होंगे। अब यहाँ हड्डी रोग के डॉक्टर तो है नहीं, पर भाई साहब आप किस चीज का इलाज करने, किस उम्मीद से यहाँ पर आए हैं बताइए? या इंसानों को इलाज हो जाए वही बड़ी बात है। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया क्या कर रहा है, ये मैंने आपको दिखलाया दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अमित मालवीय एक झूठ का प्रचार प्रसार करता है, सोनम वांगचुक का आधा अधूरा बयान पेश करता है कि देखिए यह व्यक्ति अराजकता मचा रहा है, नेपाल और बांग्लादेश की धमकी दे रहा है, जबकि सोनम वांगचुक ने उस बयान में शांति की अपील की थी, अहिंसा की बात की थी, और वही अंबानी का न्यूज चैनल कर रहा है। इत्तेफाकन जो पत्रकार आपको दिखने वाला है अभी, उस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, उसके कई केसेस, उसके कई शोज, कई कार्यक्रमों को NBDSA ने हटवाया है भड़काऊ होने के संदर्भ में। सुनिए, जो झूठ अमित मालवीय बोलता है उसी का प्रचार प्रसार अंबानी का न्यूज चैनल कर रहा है, देखा जाए। और इस हिंसा से पहले ना ये वो बयान भी है, हाँ है हमारे पास, अब इसको सुनाते हैं आपको। सोनम वांगचुक के वो भड़काऊ बयान भी सामने आ चुके हैं, जिसमें वो लद्दाख के जेनजी को उदाहरण दे रहे हैं, नेपाल का उदाहरण भी कौन सा, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, वहां का उदाहरण देकर आप जो है समझा रहे हैं। अब आप कहेंगे मैं तो समझा रहा था, समझाइए। 4 मर गए, 4 मर गए, 30 जख्मी, CRPF की गाड़ी पर हमला, बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। आप उदाहरण दे रहे थे, एक बयान सुनाइए वो नेपाल वाला उदाहरण। ये देखिए आप CRPF की गाड़ी का क्या हाल हुआ, ये देखिए आप, कौन लोग हैं ये नेपाल वाला प्रयोग करने की कोशिश कर रहे थे, CRPF की गाड़ी फूंक दी, 4 लोगों को मार दिया, बीजेपी के दफ्तर फूंक दिया, 30 लोग जख्मी, पुलिस वालों सब उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। अब सुनिए वो बयान, वो नेपाल वाला बयान सुनाइए। नेपाल लाई उस्तेडो, बांग्लादेश लाई उस्तेडो, श्रीलंका उस्तेडो, मिमन से गिरजा क्यों मानते ने, चिक चिक सीना तेने क्यों मानो समारा व्याले। और ना कीजिए इस पत्रकार की राजीव प्रताप से। मगर आज मैं एक बड़ा सवाल आपसे उठाना चाहता हूं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मुझे कई राज्यों में जाना पड़ रहा है, मुझे उन शहरों में जाना पड़ रहा है जहां मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, लिहाजा सड़कों पर, एयरपोर्ट्स पर मेरी मुलाकात लोगों से होती है। अभी हाल में असम के कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया क्योंकि मैंने पूरी शिद्दत के साथ जुबिन गर्ग का मुद्दा उठाया। और क्यों ना उठाता, उस खबर ने मुझ पर असर भी डाला था। फिर किसी ने मुझे कहा कि असम के अंदर इस वक्त जो लोग जुबिन गर्ग के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ असम पुलिस और हेमंत बिस्वा सरकार जो है वो ज्यादती और जुल्म कर रही है, उन पर केसेस कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस सरकार ने मेरे खिलाफ राजद्रोह का, देशद्रोह का, सेडिशन का केस किया है 152, 196, 197 के अंतर्गत। मैं आज भी जुबिन गर्ग का मुद्दा उठा रहा हूं। आप में से कुछ लोग मेरे पास आए कि आप SSC के मुद्दे को और पुरजोर तरीके से उठाएं, जबकि मैंने अपने मंच पर जब भी आंदोलन हुआ है वो मुद्दा उठाया है।
जब उत्तराखंड के छात्र सड़क पर थे, मैंने उसे अपने मंच पर जगह दी। मेरे 2 न्यूज चैनल्स हैं, अभिसार शर्मा न्यूज और यह मंच जहां इस वक्त आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, दोनों जगह उत्तराखंड के छात्रों को मैंने जगह दी। बावजूद इसके दोस्तों कि मैं 24 घंटे का न्यूज चैनल नहीं हूं, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। मैं दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 शोज कर सकता हूं या हाथ पांव मारकर 3 शोज। और आप सब जानते हैं हर शो में जबरदस्त एफर्ट जाता है, जबरदस्त कोशिश जाती है। आप सारी उम्मीदें मुझसे कर रहे हैं कि मैं ये भी मुद्दा दिखाऊं, वो भी मुद्दा दिखाऊं, तमिलनाडु में भगदड़ मची वो भी दिखाऊं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप इस शिद्दत से गोदी मीडिया से सवाल करते हैं? और दुख की बात यह है कि आप में से कई लोग उसी प्रोपेगेंडा में बहकर फिर उसी जहरीली सोच को अंजाम देते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करते हैं। क्योंकि जब आप लोग आंदोलन कर रहे होते हैं तब आप छात्र होते हैं, तब आप युवा होते हैं, मगर जैसे ही वोटिंग की बारी आती है तब आप धर्म के मुद्दे पर वोट करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हाल ही में प्रधानमंत्री ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ जीत को लेकर उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर डाली थी। आप में से कितने लोगों ने इस पर सवाल किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और मैंने इसी मंच पर आपको बताया था, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पहली बात, हमारा सैनिक आज तक पाकिस्तान से किसी जंग में नहीं हारा है, मगर हमारा क्रिकेटर कई बार पाकिस्तान से हार चुका है। क्या यह तुलना जायज है जो प्रधानमंत्री ने की? आप में से कितने लोगों ने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर सवाल किया, बताइए। और क्रिकेट पैसों का खेल है साहब। उस क्रिकेट में बीजेपी के दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। उस क्रिकेट में आईसीसी के जो सबसे ताकतवर शख्स जय शाह, जो इस देश के गृह मंत्री के बेटे हैं, उनकी साख बचाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एशिया कप हुआ और एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच हुआ। मगर क्या ये मुद्दे आपने उठाए? साहब, गोदी मीडिया कह रहा था कि हमारे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनसे हाथ नहीं मिलाया। मगर इन तस्वीरों में देखिए साहब, टूर्नामेंट में जब जब मौका मिला हाथ भी मिलाया गया, उनके साथ बैठकर चाय कॉफी डिनर जो भी खाया गया वो भी हुआ। और फिर इनमें से हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव जो हैं, वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं कि साहब वाह, आपने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के साथ कर दी। क्या यह हालत हो रही है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की कि अब वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पर सवार होकर क्रिकेट खेलेंगे? और सबसे बड़ी बात, आप कब तक ऐसा करेंगे? कितने लोग आप में से इस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी लिमिटेशंस के चलते इस वक्त भी आप देख सकते हैं, इस बैकग्राउंड से मैं कभी भी कार्यक्रम नहीं करता हूं क्योंकि मैं एक नई जगह पे हूं। मैं कहां हूं इस वक्त यह मैं आपको नहीं बता सकता, मगर मैं एक ऐसे शहर में हूं जहां मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लिहाजा मैं अपने वकीलों से बातचीत करने आया हूं। यह मेरी जिंदगी का सच बन गया है, यह मेरी जिंदगी की हकीकत बन गई है कि मैं आपके सामने अपने मंच पर कार्यक्रम भी कर रहा हूं और दूसरी तरफ इन तमाम मुकदमों का सामना कर रहा हूं। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं, कहते हैं अभिसार जी घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपकी हौसला अफजाई से मुझे ताकत मिलती है, मगर हम उस देश में रह रहे हैं जहां एक अदालत एक उद्योगपति की याचिका पर बगैर लोगों की बात सुने आदेश जारी कर देता है और उसके बाद उस उद्योगपति से जुड़े जितने लेख, जितने यूट्यूब कार्यक्रम, उसे हटाने का आदेश दे दिया जाता है। उनसे जुड़े जितने कार्यक्रम हैं मैंने भी अपने मन से हटा दिए क्योंकि अदालत का आदेश था। हम उस देश में जी रहे हैं साहब जहां पारदर्शिता की सख्त कमी है। अदालतें क्यों कोई कदम उठाती हम नहीं जानते। कई मुद्दों पर अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, मगर कुछ नहीं होता है। बिहार में जो एसआईआर को लेकर प्रक्रिया चल रही है उसमें पारदर्शिता की सख्त कमी है, मगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। 7-8 अक्टूबर को अंतिम फैसला भी आने वाला है। मैं नहीं जानता हूं क्या होने वाला है, मगर हम सब देख रहे हैं चुनाव आयोग की एक तरफा हरकतें।
हम सब जानते हैं वो चुनाव आयोग जो पहले कहता था कि हमने जिन जिन लोगों का नाम नहीं हटाया हम उसको लेकर कोई जानकारी नहीं देंगे, बाद में उन्हें जानकारी जारी करनी पड़ती है। पहले कहते हैं आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं मानेंगे, उसके बाद करना पड़ता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है। यह सब पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर इस देश में सब कुछ चल रहा है। अगर मैं अपने मन से एक मुख्यमंत्री के जहरीले बयान, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान को लेकर कार्यक्रम करता हूं तो मुझ पर ही सेडिशन का केस हो जाता है, देशद्रोह का केस हो जाता है, जबकि मैं उस मुख्यमंत्री के भड़काऊ, सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयानों की तरफ आपका ध्यान खींच रहा था और मैं उस मुकदमे का सामना कर रहा हूं। हकीकत यह है दोस्तों कि आज की तारीख में इस देश में सिर्फ यूट्यूबर्स या फेसबुक के जरिए जो पत्रकार अपनी बात रखते हैं वही पत्रकारिता कर रहे हैं। गोदी मीडिया क्या कर रहा है वो मैं रोज आपको दिखाता हूं और मैं आपके सामने मेरे दोस्त रवीश कुमार का यह बयान साझा करना चाहता हूं। रवीश ने बताया कि कल वो एक दुर्गा पूजा पंडाल में गए थे, वहां कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात में लोगों ने उनसे क्या क्या कहा और उसका जवाब रवीश ने क्या दिया उस पर गौर किया जाए। एक पूजा पंडाल में एसएससी परीक्षा के पीड़ित छात्र टकरा गए। अपनी व्यथा बताते हुए उनकी आंखों में आंसू थे कि आखिरी साल है, अब मौका नहीं मिलेगा, हमारे मुद्दे को लेकर थोड़ा सा चला दीजिए। इसी थोड़ा सा को लेकर बातें होने लगी। बात मीडिया को लेकर भी हुई, लेकिन उन बातों से युवक को संतोष नहीं हुआ कि परीक्षा क्यों नहीं ठीक हो सकती। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां यह समस्या नहीं है। दरअसल यह मुद्दा राजनीति से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी इसका जोर मेरी परीक्षा तक सीमित है। सबके लिए सभी परीक्षा का मुद्दा नहीं बन पाया है। कहीं एसएससी को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड है तो बिहार में बीपीएससी को लेकर बंगलुरु में छात्रों का वीडियो आया था। उत्तराखंड से भी इसी ट्विटर पर प्रदर्शनों के खूब सारे वीडियो देखे। जिस देश में पत्रकार की हत्या यानी राजीव प्रताप, पत्रकार पर मुकदमा आम हो चुका हो, उस देश में लोग मीडिया से उम्मीद करते हैं, हैरानी होती है। उन्हें इतना ही नहीं दिख रहा कि गोदी मीडिया का मतलब मीडिया नहीं होता। गोदी मीडिया का मतलब है मीडिया का खत्म हो जाना। यूट्यूबर पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन कोई एक यूट्यूबर अखबार और चैनल का विकल्प नहीं हो सकता और ना सभी विषयों पर वीडियो बना सकता है। जो वीडियो बन रहे हैं उन्हीं का प्रशासन पर असर नहीं, बल्कि प्रशासन का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि यूट्यूबर पर केस कर देता है। अफसोस हुआ कि उनकी बातें कहीं नहीं पहुंच रही हैं। छात्रों को मीडिया से उम्मीद करने से पहले गोदी मीडिया को समझना चाहिए। जिस माध्यम की कोई साख नहीं है उस पर थोड़ा सा उनका मुद्दा चल जाने से असर नहीं होगा। यह बात रवीश कुमार ने कही और रवीश कुमार कहीं ना कहीं मेरे जैसे कई पत्रकारों की आवाज को भी आपके सामने ला रहे हैं और यही इस देश में पत्रकारिता की हकीकत है, जहां सत्ता की दबिश के सामने, दबंगों की दबिश के सामने या तो पत्रकारों की जान ले ली जाती है या उन पर इतने मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं कि उनका आधे से ज्यादा काम वकीलों और अदालतों में घूम घूम कर रह जाता है। मगर फिर भी दोस्तों मेरा फलसफा है कि हम तो सवाल करेंगे, हम तो जवाब मांगेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।